हेलो फ्रेंड, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका द क्लिक स्टार्ट में। दोस्तों, जेल पेरी की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, तो अब हम समझ सकते हैं कि 2020 में अब जो भर्तियों का जो प्रोसीजर है, यानी वैकेंसी आने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप भी कमर कस लो और आप रेडी हो जाओ कि आपको किसी भी हाल में, ठीक है, आपको 2020 या 2021 के मिड तक आपको किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब लेना ही लेना है। ठीक है। सो अब आपको प्लानिंग करनी होगी कि मध्य प्रदेश जेल पेरी की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, उसमें मध्य प्रदेश का जो जीके है उसका वेटेज कितना है। दोस्तों, अगर प्रीवियस एग्ज़ाम की हम बात करें तो 20 नंबर के जीके में से अगर बात करें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 15 से आपके लेके 16 जो क्वेश्चंस हैं वो मध्य प्रदेश जीके के आए हैं। सो आपका अब ये फ़र्ज़ बनता है कि मध्य प्रदेश जीके की जो वीडियो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है, आप उसको अच्छी तरह से देखें, समझें, नोट डाउन करें और याद करें। ठीक है। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए मध्य प्रदेश का जीके। और दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं इस टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। ठीक है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कई सारी नदियाँ हैं, तो इसमें से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उन सबको अब हम कवर करेंगे। सो दोस्तों, आप तैयार रहो। ठीक है। क्योंकि अब कुछ ही टाइम बाद हो सकता है कि आपकी एमपीपीएससी अनाउंस हो जाए, एमपीएसआई की वैकेंसी आ जाए, और इसके अलावा आपका जो लेबर इंस्पेक्टर की वैकेंसी का आने का है, ठीक है, तो उसका भी अनाउंसमेंट जल्दी हो सकता है। ठीक है। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। दोस्तों, चैनल को भी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और अपने उन फ्रेंड को शेयर कर दो जो आपकी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और एग्ज़ाम रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर वाली बात। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल द क्लिक स्टार्ट को भी फॉलो करो, क्योंकि कई सारी जो वैकेंसी हैं जो निकलती रहती हैं सेंट्रल लेवल पे भी, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं द क्लिक स्टार्ट में। आज हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, ये जो मैप, एक बेसिक मैप देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियों का, जो जिस नदियों को हमको आज यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। सो मध्य प्रदेश में हम बात करें यहाँ पर, आपको चारों दिशाओं में नदियों का प्रवाह देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन, ये आपका ईस्ट पार्ट, और ये आपका कौन सा वेस्ट। ठीक है। सो अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में पूर्व की ओर जो नदियाँ फ्लो हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी यहाँ पर, एक नदी आपकी यहाँ पर कौन सी, ये सोन नदी। ठीक है। इसके अलावा एक नदी और है आपकी यहाँ पर, कौन सी आपकी यहाँ पर, जोहिला नदी। ये दो जो नदियाँ हैं मुख्यतः, ठीक है, ठीक है, वो आपकी पूर्व दिशा की ओर फ्लो यहाँ से क्या है कर रही हैं। क्लियर वाली बात। इसी प्रकार से बात करूँ मैं यहाँ पर उत्तर की ओर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो नदियों का फ्लो हो रहा है, ठीक है, सो वो भी काफ़ी सारी नदियाँ हैं। जैसे कि हम बात करें, चंबल नदी उत्तर की ओर फ्लो हो रही है, काली सिंध नदी, इसके अलावा बात करें यहाँ पर पार्वती नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, सोनार, और इसके अलावा बात करें यहाँ पे कैन नदी, और ये कौन सी आपकी टॉन्स। तो इन सब का जो फ्लो है, मतलब पानी का जो फ्लो है वो कहाँ की ओर जा रहा है, आपके उत्तर डायरेक्शन की ओर जा रहा है, यानी कि नॉर्थ की ओर में ये नदियाँ क्या कर रही हैं, फ्लो कर रही हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि ये क्या बताने की ज़रूरत है, हमको तो ये बताओ कि कौन सी नदी कहाँ से निकली और कहाँ पर डूबी, मतलब कहाँ पर मर्ज हुई। ठीक है। पर दोस्तों, अब अगर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी होना है तो ज़रूरी ये भी है समझना कि जो बुक में मेंशन नहीं है उस प्रकार से आप चीज़ों को समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका प्रवाह जो है वो उत्तर की ओर हो रहा है। ठीक है। सो बात करें यहाँ पे चंबल, काली सिंध, पार्वती सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स इत्यादि नदियाँ हैं जिनका फ्लो कहाँ हो रहा है, आपके यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। अब इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जिनका जो फ्लो है वो किस दिशा में हो रहा है, आपके यहाँ पर पश्चिम दिशा में हो रहा है। ठीक है। सो बात करें यहाँ पे आपकी तीन प्रमुख नदियाँ हैं जिनका जो प्रवाह है वो पश्चिम दिशा में होता है। वो कौन सी नदियाँ आपकी यहाँ पर, नर्मदा, एक कौन सी नदी आपकी यहाँ पर,
ताप्ती, और एक जो नदी है आपकी ये वाली कौन सी, माही नदी। ठीक है, तो माही नदी भी जो भी है वो आपकी पश्चिम दिशा की ओर क्या कर रही है, यहाँ पर बहती है। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब बात करूँ मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। ठीक है, सो आपको देखने को मिल रहा है एक नदी जो है वो कौन सी है आपकी यहाँ पर बैनगंगा नदी है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर एक जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर पेंच नदी है, ये भी कहाँ जा रही है आपके महाराष्ट्र की ओर जा रही है। और इसके अलावा जो एक नदी है वो कौन सी है आपकी यहाँ पर वर्धा रिवर। ठीक है, तो ये भी कहाँ जा रही है आपकी यहाँ पर पश्चिम दिशा की ओर, सॉरी ये कहाँ दक्षिण दिशा की ओर ये नदी आपकी प्रवाह कर रही है। क्लियर। सो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियों का जो दिशा है यानी कि प्रवाह होने की जो दिशा है वो किस ओर होती है। ठीक है, सो याद रखें यहाँ पे जोहिला और आपकी कौन सी सोन नदी ये कहाँ जा रही है पूरब की ओर, और आपकी पश्चिम की ओर कौन सी जा रही है नर्मदा, ताप्ती और कौन सी आपकी यहाँ पर माही नदी। क्लियर वाली बात। अब दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात करेंगे अपवाह तंत्र की। ठीक है, सो बात कर रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं, ठीक है, उनके आपको 5 अपवाह तंत्र देखने को मिलेंगे। एक कौन सा है आपका यहाँ पर गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ठीक है, सो ये जो नदियाँ हैं, ठीक है, जो आप ये सर्कल देख रहे हो यहाँ से लेके ये है ना, तो ये जो रिवर है ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं आगे जाके क्या यमुना और गंगा में जाके मिलती हैं, तो इन सब का जो पार्ट बनता है तो वो आपका क्या कहलाता है, आपको यहाँ पर गंगा यमुना अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब आपको ये येलो सर्कल में जो देखने को मिल रहा है वो कौन सा आपका नर्मदा अपवाह तंत्र है, जो कि आपकी नर्मदा नदी और उसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं उसके द्वारा बनाया गया है। क्लियर। सो ये जो पूरा सर्कल आपको देखने को मिल रहा है वो वाला पार्ट कौन सा होगा आपको यहाँ पर नर्मदा का अपवाह तंत्र होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे एक नदी का और पार्ट है कौन सी आपकी गोदावरी नदी, जो कि कहाँ से महाराष्ट्र से निकलती है और आपके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो उसका द्वारा जो पार्ट बना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपकी कौन सी 3 नदियाँ हैं, कौन कौन सी, वर्धा, पेंच और बैनगंगा, जो कि किसका निर्माण करती हैं आपकी यहाँ पर गोदावरी अपवाह तंत्र का निर्माण यहाँ पर करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो कौन सा आपका यहाँ पर ताप्ती अपवाह तंत्र। ठीक है, सो ताप्ती नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा किसका निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर, छोटा सी पार्ट है ये, तो यहाँ पर ये ताप्ती का अपवाह तंत्र हो जाएगा आपका। क्लियर वाली बात। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर एक और आपके माही नदी। ठीक है, सो माही और उसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं तो उसके द्वारा जिस क्षेत्र का यहाँ पर निर्माण किया गया है वो उसके लिए क्या बन जाएगा आपका अपवाह तंत्र। इसके अलावा ये आपकी गुजरात की सर्कल और में देखने को मिलेगी। ठीक है, बट हम बात करें मध्य प्रदेश में छोटा सा ही भाग है। ठीक है, सो कुल मिला के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की नदियों को कितने अपवाह तंत्र में बांटा गया है, तो 5 प्रकार के अपवाह तंत्र में बांटा गया है। पहला कौन सा है आपका गंगा यमुना अपवाह तंत्र, दूसरा कौन सा है नर्मदा अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, और कौन सा ताप्ती, और एक और कौन सा आपका यहाँ पर माही नदी। क्लियर दोस्तों। सो ये याद रखो, बहुत बेसिक है। अब दोस्तों इंडिविजुअल हम बात करेंगे यहाँ पर कि पर्टिकुलर कौन कौन सी नदी और उसके बारे में विशेष कथन क्या है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सो दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी, सबसे पहले हम उसके बारे में शुरुआत करेंगे। सो वो नदी जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, वो आपकी यहाँ पर नर्मदा नदी। ठीक है, सो बात करें यहाँ पर नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है आपका यहाँ पे उद्गम, यानी कि उसका ओरिजिन यानी कि वो नदी निकलती कहाँ से है। ठीक है, सो बात करें मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से, कहाँ से, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पर्वतों से क्या होता है नर्मदा जी का उद्गम होता है। और नर्मदा को हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि एमपी की जो लाइफलाइन कहा जाता है वो किसको कहा जाता है आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर नर्मदा नदी जो है, ठीक है, निकलती कहाँ से है, मध्य प्रदेश से निकल रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश का ये जो सर्कल देखने को मिल रहा है आपका बिल्कुल बाउंड्री पर, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे बना है ये पार्ट, यहाँ पे देख लेते हैं हम ये वाला पार्ट। ठीक है, सो ये अमरकंटक की पहाड़ी पड़ती है, ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा आपका छत्तीसगढ़, तो बिल्कुल सीमा वाले पार से निकलती है
और ये पूरे पार्ट से फ्लो करते हुए पहले कहाँ पर जाती है, आपके महाराष्ट्र वाले पार्ट में, और फिर कहाँ पर जाएगी यहाँ पे गुजरात वाले पार्ट में, ठीक है। सो बात करें, नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर गुजर रही है। कौन कौन से राज्य हैं वो आपके? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और वो कौन सा आपका यहाँ पर गुजरात। और इसकी जो कुल लंबाई है, ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर? 13-12 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो नदी है वो कहाँ की ओर फ्लो कर रही है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी ओर, यानी मध्य प्रदेश की पश्चिम दिशा में क्या कर रही है? ये फ्लो कर रही है, यानी कि बह रही है, ठीक है। सो मध्य प्रदेश के पश्चिमी दिशा में बहते हुए महाराष्ट्र को क्रॉस करके, गुजरात को क्रॉस करके, ठीक है, ये कहाँ पर गिरती है आपके यहाँ पर? अरब सागर में। ये जो देखने को मिल रहा है आपको वो कौन सा पार्ट है आपका यहाँ पर? अरेबियन सी। अरेबियन सी यानी कि हम बात करें यहाँ पर अरब सागर। अब इसी अरब सागर का एक और भाग है, छोटा सा पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसको अपन स्पेसिफिक नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं उसको यहाँ पर? खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो अरब सागर एक बहुत बड़ा पार्ट है और इसी का एक छोटा सा हिस्सा कौन सा है आपका यहाँ पर? खंबात की खाड़ी, ठीक है। सो खंबात की खाड़ी में, भरूच जगह का नाम है, तो उसके निकट एक खंबात की खाड़ी में जाके क्या है? गिरती है। कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पर जाके गिरती है, ठीक है। तो अरब सागर भी ऑप्शन हो सकता है, खंबात की खाड़ी भी क्या हो सकता है आपके लिए? ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब ये जो है वो अपने मुहाने पर मतलब जहाँ पर ये नदी समुद्र में प्रवाहित मतलब गिरती है, वहाँ पर ये क्या किसका निर्माण करती है? एस्चुरी, ठीक है। मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं यहाँ पर नर्मदा और एक आपकी ताप्ती, ये क्या बनाती है आपकी यहाँ पर? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। देखो, एस्चुरी जनरली होता है क्या? एक छोटा सा पार्ट समझ लेते हैं। आपने नाम सुना होगा डेल्टा। किसका नाम सुना होगा आपने यहाँ पर? डेल्टा, ठीक है। सो जब भी कोई नदियाँ, ठीक है, जब कोई नदी फ्लो कर रही है तो वो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी ये सब लेके जाएगी। अब जब वो फ्लो कर रही है तो एक छोटे से भाग से करती है। अब जैसे ही क्या करेगी, वो समुद्र के पास जाती है, तो समुद्र के पास यहाँ पे क्या तट देखने को मिलेगा? अब तट जो है वो कैसे चौड़े होंगे? तो जब ये नदी मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब लेके जा रही है तो यहाँ पर तो इसकी स्पीड जो है वो कैसी होगी? ज़्यादा होगी। स्पीड कैसी होगी इसकी? ज़्यादा होगी। बट यहाँ पर जो स्पीड है वो कैसी हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कंकड़, मिट्टी, पत्थर आता है उसका क्या पहाड़ सरीका एक पार्ट बन जाता है इस प्रकार की आकृति में। तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि ये स्पीड के धीमे होने की वजह से वो कंकड़ पत्थर जो आए हैं वो समुद्र में जा नहीं पाए पूर्णतः। तो यहाँ पे क्या एक पहाड़ जैसे पार्ट में छोटे छोटे से टीले सरीखे बना लेते हैं, ठीक है, जिसके आकार कैसे होते हैं? त्रिकोणीय। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? डेल्टा बोलते हैं। अब एस्चुरी क्या होता है कि नदी जो है, ठीक है, वो तट में ना खोलते सीधे उसका जो मुहाना है वो सीधे कहाँ पे खुलेगा? समुद्र में खुलेगा। कहाँ पे खुलेगा उसका मुहाना? सीधे समुद्र में। अब कंकड़ पत्थर रेत तो आए होंगे, तो वो क्या होता है समुद्र में ही जाके क्या करते हैं कि रेत, कंकड़, पत्थर जो हैं वो ऐसे विशेष प्रकार की क्या बनाएंगे? यहाँ पर आकृतियाँ बनाएंगे, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? एस्चुरी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एस्चुरी है क्या, तो समुद्र में जब नदियाँ अपना मुहाना सीधे समुद्र में ही ओपन करती हैं तब वो हमारे लिए क्या बन जाती है? वहाँ पर जिस आकृति का निर्माण होता है, टेढ़ी मेढ़ी किसी भी प्रकार की हो सकती हैं वो, तो उन्हीं को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है ये नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र का पार्ट है, ठीक है। सो नर्मदा जी कहाँ से निकली? यहाँ से निकली, और कहाँ फ्लो कर रही है? इस साइड में, यानी कि पश्चिम दिशा में, ठीक है। अब सिंपल सी बात मैं बात करूँ यहाँ पर कि नर्मदा जी की क्या है? अन्य सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कुल मिला के आपकी कितनी सहायक नदियाँ हैं? 41 जो है नर्मदा की क्या है आपकी सहायक नदी। तो सबके बारे में तो हम याद कर नहीं सकते सारे के सारे नाम, बट कुछ जो नदियों के पार्ट है उनको हम विशेष रूप से यहाँ पर याद रखेंगे। तो कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, ठीक है, तो उसकी बाएं ओर की सहायक नदी कितनी है और दाएं ओर की सहायक नदी कितनी है? क्लियर वाली बात। टोटल सहायक नदी कितनी है आपकी यहाँ पर? 41 है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे कन्फ्यूजन यही रहता है, हम सबको कन्फ्यूजन यही रहता है कि बायां कौन सा और दायां कौन सा। तो आप कुछ मत करो, जिस साइड से नदी निकल रही है, क्योंकि कई सारी नदियों के बारे में ऐसा पूछा जाता है कि जहाँ ये नदी निकल रही है, ठीक है,
तो उस डायरेक्शन में आप जिस दिशा की ओर फ्लो रही है वहाँ पर मुंह करके खड़े हो जाओ, तो आप देखोगे ये वाला भाग और ये वाला भाग आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका फेस कहाँ पर है, इस साइड में आपका फेस है। सो आपका दाएं पार्ट कौन सा होगा, ये आपका दाएं पार्ट होगा, और ये पार्ट कौन सा होगा, आपका बायां पार्ट होगा। अब मैं बात करूं, चंबल नदी है, चंबल नदी कहाँ ऊपर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो आप इस साइड ऊपर नॉर्थ की ओर आपका अपना फेस करके खड़े हो जाओ, तो ये पार्ट कौन सा हो गया, दायां पार्ट हो गया, और ये पार्ट कौन सा हो गया, बायां पार्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप कोई से पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो बात करें अपन यहाँ पर कि जो दाएं ओर की जो सहायक नदियाँ, मतलब इस साइड से गंगा जी में, सॉरी नर्मदा जी में जो नदियाँ मिल रही हैं या फिर इनसे निकल रही हैं, ठीक है, तो वो उनकी क्या सहायक नदी हो जाएंगी। तो कुल मिला के आपकी 19 जो सहायक नदी हैं, ठीक है, वो कहाँ पे है, दाईं ओर से आती है, और आपकी बाईं ओर की जो है वो कितनी आपकी यहाँ पर 22 है। ठीक है, सो याद रखो विशेष रूप से ये 19 और ये कौन कितनी होगी आपकी यहाँ पर 22, क्लियर वाली बात। ठीक है, आप दोनों को जोड़ लोगे तो 41 निकल के आ जाएंगी। अब बात करें यहाँ पे इनकी जो दाईं ओर की हैं, उनमें हिरनी या हिरन, तिंदौनी, बरना, कोलार, मान, ऊटी, हथनी, इंपोर्टेंट है, याद रखना, बहुत बड़े एग्जाम में पूछी गई है, इत्यादि जो है नर्मदा की क्या है आपकी दाईं ओर की सहायक नदी है। ठीक है, जबकि बाईं ओर की अपन बात करें यहाँ पे बरनार, बंजर, इंपोर्टेंट है, याद रखना, तवा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अलग से भी पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, छोटी तवा, कूंदी, दूधी, शेर, शक्कर, गंजाल और गोई नर्मदा की क्या है बाईं ओर से समाहित होने वाली क्या है आपकी यहाँ पर नदियाँ हैं। ठीक है, सो विशेष रूप से इनको याद रखो आप। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब बात करें नर्मदा नदी के जो अन्य नाम है। ठीक है, नर्मदा नदी के जो अन्य नाम है, जैसे कि बात कर रहे हैं रेवा, नमोदास, है ना, ये नामोदास नहीं, नमोदास आप कर लेना इसको, नमोदास, संकरी, सोगो देवी और मेकल सुता नर्मदा जी के क्या है, इन्हें अन्य नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब बात करें, नर्मदा नदी जो है वो भारत की 5वीं सबसे लंबी क्या है यहाँ पर नदी है, और मध्य प्रदेश की जो है वो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कुल लंबाई कितनी 13-12 किलोमीटर, किंतु मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 1077 किलोमीटर है, क्लियर वाली बात। चलो अब आगे देखते हैं। अब नर्मदा जी पे हम बात करें यहाँ पे, तो आपको कुछ डैम बने दिखाई देंगे, मतलब कुछ आपको डैम देखने को मिलते हैं। वो डैम कौन कौन से वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। एक है आपका इंदिरा सरोवर, ठीक है, यानी कि इंदिरा सागर के नाम से भी है ये। ठीक है, और ये कहाँ पर आपके यहाँ पर खंडवा में। एक जो है वो है कौन सा आपका सरदार सरोवर। ठीक है, अब सरदार सरोवर जो डैम है वो कहाँ पर है आपके यहाँ पर गुजरात में है, क्लियर। इसके लिए अपन बात करें यहाँ पे महेश्वर परियोजना, यानी कि महेश्वर डैम भी बना हुआ है आपका, जो कि कहाँ पर है आपके महेश्वर में। और एक जो है आपका वो का है ओमकारेश्वर। ठीक है, सो ये सारे के सारे जो डैम है वो नर्मदा नदी पर प्रमुख बांध है, जिनको आपको याद रखना है, और इसकी एक वीडियो हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे और डिटेल में देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में एक पारंपरिक सीमा का निर्माण करती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि हम मध्य प्रदेश को, सॉरी, अगर हम इंडिया को देखें, ठीक है, सो इसका जो पार्ट है, मतलब नर्मदा जी का जो पार्ट है वो इस प्रकार से फ्लो रही है। तो ऑलमोस्ट ये क्या कर रही है, ऐसी नदी है जो कि उत्तर भारत और आपकी दक्षिण भारत इसको क्या कर रही है, 2 पार्ट में सेपरेट कर रही है। ठीक है, और इसी प्रकार से अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश को भी क्या कर रही है यहाँ पर 2 भागों में बांटती है, बराबर नहीं, क्योंकि उत्तर वाला भाग मध्य प्रदेश का ज़्यादा है और नीचे वाला जो नर्मदा वाला दक्षिण वाला जो भाग है वो कैसा है आपका कम है। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बराबर नहीं, मतलब 2 भागों में बांट रही, मतलब डिवाइड कर रही है। ठीक है, सो अगर बात करें वो नदी कौन सी है आपकी यहाँ पर नर्मदा नदी, क्लियर वाली बात। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नर्मदा नदी के तट पर कौन कौन से प्रमुख प्रसिद्ध स्थान बसे हुए हैं। सो आप अगर देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, बड़वानी, झाहुआ, होशंगाबाद, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका महेश्वर, क्योंकि ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेमस है। यहाँ पर देवी अहिल्या
बाई की राजधानी थी और ये काफ़ी फेमस है जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो ओल्ड जो आप किले बने हुए हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है। और इसी के अलावा आप एक चीज़ और याद रख रहे हैं यहाँ पे ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आपके जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो बना है वो ओमकारेश्वर में है, ठीक है। सो यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, तो ये काफ़ी फेमस है। सो महेश्वर और ओमकारेश्वर, ठीक है, और एक कौन सा आपका यहाँ पे मानदाता। तो ये तीनों के तीनों आप ये नाम याद रखना जो कि कहाँ पर स्थित हैं, आपके नर्मदा जी के तट पर स्थित हैं। क्लियर वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ आपको जलप्रपात यानी कि आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। एक है आपका कौन सा, दर्दी जलप्रपात, मंदार जलप्रपात, कपिल धारा, ठीक है, जिनमें धारा धारा शब्द जुड़ जाए वो मान कर चलना कि वो कहाँ पर है, आपके नर्मदा जी पर, ठीक है। सो जो कपिल धारा जलप्रपात है वो कहाँ पर, अनूपपुर में। धुआंधार जो है, ठीक है, वो कहाँ पर, आपके बेड़ा घाट में। सहस्त्र धारा जलप्रपात जो है वो कहाँ पर, आपके महेश्वर खरगोन में, ठीक है। और इसके अलावा बात करें दुधधारा जलप्रपात जो है वो कहाँ पर, अनूपपुर में। तो इत्यादि नर्मदा जी पर क्या बने हैं, आपके प्रमुख जलप्रपात आपके बने हुए हैं। क्लियर वाली बात। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नर्मदा जी हैं वो कहाँ से निकली, अनूपपुर से। लेकिन अनूपपुर से निकलने के बाद मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जिनसे होते हुए ये क्रॉस हो रही हैं। सो अगर अपन बात करें निकलती कहाँ से, अनूपपुर से, तो इसके ड्यूरेशन में हम देखेंगे यहाँ पर तो आपको लगभग 15 जिले देखने को मिलेंगे जहाँ से आपकी क्या नर्मदा जी जो है वो क्या करती है, बहती हैं, ठीक है। यानी कि नर्मदा का जो फ्लो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, सीहोर में कौन सी जगह है, बुधनी, ठीक है, देवास, बड़वानी और अलीराजपुर जिले से नर्मदा नदी क्या होती है, आपकी गुजरती है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर कि आपको बोल सकता है 4 जिले लिख के दे देगा कि निम्नलिखित में से किस में से नर्मदा जी नहीं निकलती हैं और किस में से निकलती हैं। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इस प्रकार के जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये मान के चलना कि वही लोग आंसर कर पाते हैं जिनके माइंड में अच्छी तरह से चीज़ें सेट होती हैं, ठीक है। बाकी तो फिर अक्के बक्के बम्बे वो चलता है कुल मिला के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब दोस्तों नेक्स्ट नदी जो है उसकी हम बात करेंगे, वो कौन सी नदी है आपकी यहाँ पर, चंबल नदी। दोस्तों 2 नदियों के बारे में वो ज़्यादा पढ़ना होता है हमको, एक कौन सी आपकी यहाँ पर नर्मदा और एक कौन सी होती है आपकी यहाँ पर चंबल नदी, क्योंकि इसमें डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और फेमस भी है ना। बात करें अपन यहाँ पर चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, इंदौर जिले में, ठीक है। इंदौर जिले में जनापाव की पहाड़ी से हो रहा है। अब इंदौर जिले में जाओगे तो जगह पड़ती है आपकी महू, ठीक है, कैंट एरिया है आर्मी का। तो चंबल नदी का जो उद्गम है इंदौर में महू पड़ता है जगह का नाम। तो वहाँ पर जनापाव की पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी प्रसिद्ध प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं। तो जनापाव की पहाड़ी से क्या हो रहा है, चंबल नदी का उद्गम हो रहा है। अब चंबल नदी का उद्गम हो रहा है, चंबल नदी कहाँ की ओर फ्लो कर रही है, आपके उत्तर की ओर फ्लो कर रही है। प्रदेश में कहाँ की ओर फ्लो कर रही है, आपकी ये उत्तर दिशा की ओर फ्लो कर रही है, ठीक है। अब बात करें कि ये जो है वो यमुना जी की क्या एक प्रमुख सहायक नदी है। सहायक नदी मतलब मान के चलो कि ये गंगा नदी है, तो इसमें कई सारी नदियाँ आके मिल रही हैं और इसमें से कई सारी नदी निकल भी रही हैं। तो ये जो नदियाँ हैं, एक मेन रिवर कौन सी हुई, गंगा, और इसमें जितनी नदी जाके मिल रही हैं या फिर इससे जो नदियाँ निकल रही हैं, ठीक है, वो सब किस में क्या बोलेंगे, उनको हम यहाँ पर सहायक नदियाँ बोलेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर चंबल नदी जो है, ठीक है, यमुना में जाके मिलती है। अब यमुना में कहाँ पर जाके मिल रही है, तो वो आपको याद रखना है कि आपके उत्तर प्रदेश में इटावा के पास, कहाँ पर आपकी ये उत्तर प्रदेश में इटावा के पास ये क्या करती है, यमुना जी में क्या समाहित हो जाती है। क्लियर वाली बात, ठीक है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी नदी है क्या, मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी थी, आपकी नर्मदा। मध्य प्रदेश की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर चंबल नदी है। अब इसकी जो टोटल लंबाई है, ठीक है, वो कितनी आपकी 965 किलोमीटर है। किंतु मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 650 किलोमीटर है। क्योंकि ये जो चंबल नदी है वो आपके राजस्थान के भाग में भी जाती है, जैसे कोटा, ठीक है, वहाँ पर जाती है, ये धौलपुर उस वहाँ पर भी जाती है। और इसके अलावा कहाँ पर जा रही है, आपके यूपी में जा रही है। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है यहाँ पर कि चंबल की जो मध्य प्रदेश में जो कुल लंबाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर
650 किलोमीटर है, जबकि इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 965 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ पार्वती, बनास, काली सिंध आदि चंबल की क्या है प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, सो आपको सारे के सारे फैक्ट याद रखना है। अब बात करें यहाँ पे इसके तट पर, क्या इसके तट पर आपको कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान वो देखने को मिलेंगे। मंदसौर, कोटा, कोटा काफ़ी फेमस है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे एक जगह का नाम पड़ता है आपका कौन सा, रावत भाटा। ठीक है, और रावत भाटा इसलिए फेमस है जस्ट बिकॉज यहाँ पे एटॉमिक पावर प्लांट जो लगा हुआ है वो यहीं पे लगा है, और इसको जो वाटर सप्लाई की जाती है वो चंबल के पानी की जा रही है। क्लियर वाली बात। इसके अलावा आपका मुरैना, इटावा आदि चंबल के किनारे पे स्थित है। अब दोस्तों एक चीज़ और आप याद रख लो यहाँ पर कि एमपी और राजस्थान, ठीक है, तो इसके बीच में क्या करती है, सीमा बनाती है ये नदी। क्या है यहाँ पर कि ये आपके राजस्थान का पार्ट है और ये कौन सा पार्ट आपका यहाँ पर एमपी का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके श्योपुर जिला हो गया आपका। ठीक है, फिर उसके ऊपर जाओगे तो मुरैना जिला हो गया, फिर उसके ऊपर जाओगे तो आपका भिंड। तो ये इन तीनों जिलों में क्या कर रही है यहाँ पर ये राजस्थान और एमपी के साथ क्या बना रही है, सीमा का निर्धारण कर रही है। तो राजस्थान और एमपी के मध्य कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है, तो वो नदी कौन सी है आपकी, चंबल नदी है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब इस पर कुछ प्रसिद्ध बांध बने हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर गांधी सागर बांध। ठीक है, जो गांधी सागर बांध बना है वो कहाँ पर बना है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना हुआ है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर ये आपके राजस्थान में बना है, जवाहर सागर ये भी राजस्थान में बना है, इत्यादि जो है वो चंबल नदी पर निर्मित क्या है, प्रमुख जल परियोजनाएं यानी कि जो बांध बनाए गए हैं। अब मंदसौर जिले में चंबल नदी पर एक चूलिया जलप्रपात है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आप इसको याद रखें यहाँ पर। क्लियर। आगे देखते हैं। मैं बताया दिया है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश की क्या है यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में क्या करती है, ये सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब इसका जो पुराना नाम है, मतलब इसको हम पौराणिक कथाओं के अनुसार बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, धर्मावती। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, धर्मावती बोलते हैं। अब इसका एक नाम और है यहाँ पर चर्मावती। ऐसा बोला जाता है कि इसका जो मतलब जो वाटर है, पानी है, ठीक है, तो किसी ने गाय को काटा था तो उसके जो रक्त से की जो नदियाँ जो हैं, ठीक है, वही क्या है आपकी यहाँ पर चंबल नदी का पार्ट है। ठीक है, सो चर्मावती, धर्मावती अन्य नाम है जो कि चंबल के क्या है आपके प्रसिद्ध नाम है। तो इन सारे के सारे नाम को आप याद रखो क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन यहाँ पर। अब ये जो आपकी चंबल नदी है, ठीक है, तो वो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जिनसे होकर ये फ्लो करती है। ठीक है, सो इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है आपका, इंदौर से हो रहा है। ठीक है, अब इंदौर के बाद हम बात कर रही है तो आपके उज्जैन, फिर उसके बाद कहाँ आपके यहाँ पर रतलाम, मंदसौर, नीमच। ठीक है, अभी आप धार काट देना ये, ठीक है, क्योंकि कई सारी बुक में लिखा था धार, तो बट ये धार नहीं है। आप भी कहाँ पर, इंदौर में सबसे पहले, फिर उसके बाद कहाँ पर आपके उज्जैन में, फिर आपके रतलाम में, फिर इसके बाद अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर मंदसौर, और फिर कौन सा पार्ट आपका नीमच। तो इन 5 जिलों से होकर, मध्य प्रदेश के इन 5 जिलों से होकर ये आपकी चंबल नदी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, और मंदसौर में क्या बना है, इस पर फेमस डैम बना हुआ जिसका नाम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत फेमस डैम है वो। क्लियर वाली बात। ठीक है, सो दोस्तों अब बात करेंगे अपन यहाँ पर अन्य रिवर के बारे में। ठीक है, और जो कि बहुत काफ़ी छोटी छोटी हैं, काफ़ी ज़्यादा डाटा है नहीं इनमें, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें सबसे पहले जो नदी है हमारी वो कौन सी आपकी, क्षिप्रा नदी आपकी। ठीक है, बहुत पवित्र नदी है क्योंकि इसी पे क्या है, कुंभ का जो मेला होता है वो क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। ठीक है, सो बात करें यहाँ पर कि जो क्षिप्रा नदी है इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो इंदौर के समीप काकड़वाड़ी। ठीक है, काकड़वाड़ी जगह पहाड़ी है ना, तो वहाँ से सबसे जो पवित्र नदी है क्षिप्रा नदी, उसका क्या होता है, उद्गम होता है ना। अब ये जो क्षिप्रा नदी है, ठीक है, वो इंदौर से निकल रही है। ठीक है, ये भी मऊ के आसपास की जगह है यहाँ पर। ठीक है,
तो वहाँ से होते हुए आपके जाती है उज्जैन, और उज्जैन के बाद कहाँ पर जाती है आपके रतलाम ज़िले, ठीक है। और रतलाम ज़िले में जाकर ये आपके कहाँ पर चंबल नदी में क्या कर जाती है, ये मीट करती है, मतलब चंबल नदी में जाकर समाहित हो जाती है। अब इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 195 किलोमीटर है, और इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मालवा की गंगा बोलते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको बहुत पवित्र नदी है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इसको, यहाँ पर मालवा की गंगा इसको बोला जाता है। क्लियर वाली बात। चलो आगे देखते हैं। अब बात करें यहाँ पे उज्जैन का जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ना। तो ये जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, आपके क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अब साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। क्या, सिंहस्थ कुंभ। सिंहस्थ विशेष नाम है, याद रखें आप यहाँ पर, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ जो है वो मध्य प्रदेश के आपके उज्जैन में ही होता है, ठीक है। सो सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर एक घाट बहुत फेमस है, जैसे आप हरिद्वार में गंगा नदी पर जाओगे तो वहाँ पर एक घाट फेमस है, हर की पौड़ी। मतलब आप अगर जाओ और वहाँ पे आपने जाके डुबकी नहीं लगाई तो आपका गंगा नदी में नहाना क्या व्यर्थ जाता है। तो उसी प्रकार से क्षिप्रा नदी पर जो सबसे पवित्र घाट है वो कौन सा है, राम घाट। 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राम घाट कहाँ स्थित है, तो आपके उज्जैन में स्थित है आपके, ठीक है। सो याद रखें। अब बात करें खान नदी, ठीक है। खान नदी जो है वो इंदौर में बहती है कुल मिला के, और नदी कम नाला ज़्यादा है ये, क्योंकि सारा का सारा जो वेस्ट है वो कहाँ पर जाता है, आपके यहाँ पर खान नदी में बहा दिया जाता है। सो खान नदी जो है वो आपकी क्या है, यहाँ पर क्षिप्रा की क्या है, प्रमुख सहायक नदी है। कुल मिला के सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर कई सारे फेमस मंदिर है, क्योंकि उज्जैन से ही नदी निकली है, तो मतलब उज्जैन से होकर प्रवाहित होती है नदी। तो उज्जैन में तो कई सारे मंदिर हैं, तो उनके नाम जैसे बात करें यहाँ पे काल भैरव मंदिर, कालिया देव का महल हो गया, चिंतामन गणेश का मंदिर हो गया। तो कई सारे जो प्रसिद्ध उज्जैन के मंदिर हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पूछे कि वो किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो आप क्या आंसर लगाओगे, यहाँ पर क्षिप्रा नदी का नाम ही लगाओगे। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट रिवर के बारे में, जिसका नाम है आपका क्या, बेतवा नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सो बात करें यहाँ पे बेतवा नदी इसलिए खास है क्योंकि प्रदेश का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर थोड़ी सी पानी की समस्या है, तो वहाँ पर ये जो नदी है ना वो क्या एक प्रकार से एक जीवन रेखा का कार्य करती है, ठीक है। सो बात कर रहे हैं ये जो नदी है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। क्या, बुंदेलखंड का जो पठार पड़ता है आपका, तो उस क्षेत्र में ये जो नदी है वो क्या करती है, एक प्रकार से अब फ्लो होती है, तो वहाँ पर जो पानी की आपूर्ति है वो इस नदी के द्वारा हो रही है, ठीक है। सो काफ़ी खास है, देखते हैं यहाँ पर। सो इस नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, मध्य प्रदेश के कुमरा गांव, और ये कहाँ पर है, आपके रायसेन जिले में है, और कहाँ पर आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भाग में ये आपके पड़ रहा है, ठीक है। सो बात कर रहे हैं यहाँ पर बेतवा नदी का जो उद्गम होता है वो रायसेन के कुमरा गांव से हो रहा है, और जो कि आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। क्लियर वाली बात। अब ये जो नदी है बेतवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, में क्या प्रवाहित होते हुए, ठीक है, मध्य प्रदेश में फ्लो हो रही है। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हो रहे हैं वो भी अपन देखते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए ये उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास, क्या, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यहाँ पर यमुना नदी में ये क्या मीट कर जाती है, यानी कि समाहित हो जाती है। क्लियर वाली बात। अब बात करें अपन यहाँ पर कि ये जो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जिनसे होकर ये गुजर रही है, सो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक तो आपका रायसेन ही हो गया, कौन सा पार्ट हो गया आपका यहाँ पर, रायसेन का पार्ट हो गया। अब कई सारी बुकें भोपाल का पार्ट है, हो सकता है कि भोपाल की सीमा से होकर गुजर रही हो, बट आप उसको इग्नोर करके आप सीधे याद रखो कि रायसेन, रायसेन के बाद ये कहाँ पर जा रही है, आपके विदिशा, विदिशा से गुना, शिवपुरी, और ये होते हुए है ना कहाँ पे निकलेगी, आपको यूपी के भाग में निकल जाती है। क्लियर वाली बात। सो आपको याद रखना है यहाँ पर रायसेन, रायसेन के बाद आपको नाम याद रखना है यहाँ पर कौन सा आपका विदिशा, और विदिशा के बाद अपन को ये जो नाम याद रखना है वो कौन सा है आपका यहाँ पर गुना, और कौन सा आपको यहाँ पर शिवपुरी। क्लियर वाली बात। तो इन सब के नाम याद रखो। अब बात करें बेतवा नदी जो है, ठीक है,
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में क्या करती है, यहाँ पर सीमा का निर्धारण करती है। अब इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है, बीना, धसान, सिंध, मालिनी आदि बेतवा की क्या है आपकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। क्लियर। अब इस पर जो प्रमुख जलप्रपात जो बना हुआ है वो कौन सा है आपका, यहाँ पर भालकुंड जलप्रपात जो है, ठीक है, कहाँ पर आपके सागर जिले में। तो इसकी सहायक नदी है कौन सी आपकी, यहाँ पर बीना नदी। तो उस पर ये भालकुंड जलप्रपात बना हुआ है, सो इसको याद रखो, कंफ्यूज मत हो जाना। बेतवा नदी तो सागर में है ही नहीं, सागर में नहीं तो फिर कैसे बना है। बट जो बीना नदी जो किसकी सहायक नदी है आपकी, बेतवा की सहायक नदी, तो वहाँ पर क्या बना है आपके, यहाँ पर भालकुंड जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है। सो याद रखो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब बात करें दोस्तों इसका जो पौराणिक नाम है, ठीक है, क्या नाम है इसका, यहाँ पर वेत्रवती, ठीक है। और बेतवा नदी को आप एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, ठीक है। इसलिए अपन प्रदूषण के मामले में बात करें यहाँ पर, ठीक है। सो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, यहाँ पर गंगा भी कहा जाता है। सो सारे के सारे पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, याद रखो आप इसको। क्लियर वाली बात। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब इस पर दो परियोजनाएं चल रही हैं जो कि बहुत खास हैं, एक तो माता टीला और एक कौन सी आपकी राजघाट परियोजना, यानी कि राजघाट बांध जो बना है, ठीक है। आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है जो कि आपके बेतवा नदी पर क्या है वर्तमान में संचालित है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे इसकी जो कुल लंबाई है, मतलब बेतवा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 480 किलोमीटर है। किंतु 380 किलोमीटर बहुत सारी बुक में देखने को मिलता है, वो भी सही है, लेकिन 380 किलोमीटर सिर्फ कहाँ पर आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। जिस प्रकार से अपन ने देखा था ना यहाँ पर कि नर्मदा जी की कुल लंबाई कितनी थी आपकी, यहाँ पर 13-12 थी, जिसमें से आपकी 10-77 किलोमीटर, ठीक है, कहाँ फ्लो कर रही थी आपकी, वो मध्य प्रदेश में। तो उसी प्रकार से 480 किलोमीटर बेतवा की कुल लंबाई है, किंतु 380 किलोमीटर का जो पार्ट है वो कहाँ पड़ता है आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में आएगा। क्लियर। तो सारे के सारे पॉइंट याद रखना। एक चीज़ और बेतवा नदी के बारे में आप याद रख लो कि इस नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव टाइप का बोल सकते हैं या फिर स्थान बोल सकते हैं, उसका नाम जो है वो है आपका कौन सा, देवगढ़। कौन सा आपका यहाँ पर देवगढ़ करके स्थान पड़ता है, यहाँ पर फेमस है टूरिस्ट प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, बेतवा का आइसलैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है देवगढ़ को, बेतवा का आइसलैंड, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी तक आए नहीं एग्जाम में, मे बी पॉसिबल ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट याद रखना बेतवा नदी के बारे में। चलो आगे देखते हैं अपन यहाँ पे कैन नदी, ठीक है। सो कैन नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, विंध्याचल पर्वत से हो रहा है, ठीक है। अब जो कैन नदी है, ठीक है, अब आपकी जो कैन नदी है, तो कैन नदी जो है इसका जो एग्जैक्ट हम उद्गम देखें यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी के पास ओल्ड बुक है तो वहाँ पे जबलपुर लिखा होगा, ठीक है, या फिर कुछ और नाम दिया हो सकता है। बट अपन बात करें यहाँ पे कैन नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से हो रहा है आपके यहाँ पर कटनी के रीठी तहसील से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है आपके कटनी की आपकी जो रीठी तहसील पड़ती है, ठीक है, वहाँ से इसका क्या होता है उद्गम होता है। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है तो अब याद रखो। इसके पश्चात ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में बांदा जगह पड़ती है, तो वहाँ पर ये जो नदी है वो कहाँ मिल जाती है आपके यमुना जी में मिल जाती है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 427 किलोमीटर है, और इसकी मध्य प्रदेश में जो टोटल लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 292 किलोमीटर है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये जो कैन नदी है, ठीक है, तो कैन नदी प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं इनसे होकर निकल रही है। तो बात करें यहाँ पर एक कौन सा हो गया आपका कटनी, कटनी के बाद जो निकलती है वो कौन सी आपकी पन्ना, और इसके बाद छतरपुर होते हुए ये क्या कर जाएगी आपकी यूपी में प्रवेश कर जाएगी। सो 3 जिले हैं जहाँ से ये कैन नदी जो है आपकी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अब इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ वो कौन सी है आपकी, एक तो श्यामरी, उर्मिल, बाना, सोनार, और एक कौन सी आपकी बगनेरी। तो ये इसकी प्रमुख क्या है आपकी यहाँ पर सहायक नदियाँ, जिनको आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था यहाँ पर कि पन्ना और छतरपुर जिले के बीच में कौन सी नदी जो है वो है ना सीमा बनाती है, तो वो कौन सी आपकी यहाँ पर, वो भी आपकी कैन नदी है। क्लियर वाली बात। अब इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं।
अब कैन नदी को ही जो है वो कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम बात करें, एक नाम है कौन सा आपका यहाँ पे, कैनास। कौन सा नाम है आपका यहाँ पर, कैनास। तो आप इसको याद रखें, यहाँ पर कैन नदी को कैनास के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो एक नाम और है वो कौन सा आपका यहाँ पर, शुक्तिमती। कौन सा आपका यहाँ पर नाम है, शुक्तिमती। तो कैनास और शुक्तिमती जो है वो कैन नदी के क्या है, आपके अन्य नाम है। क्लियर वाली बात, ठीक है। और इस नदी पे आपके मतलब कैन की सहायक नदी है कौन सी आपकी यहाँ पर, रनगवा, काफ़ी फेमस है ना। तो कैन की एक और सहायक नदी कौन सी आपकी, रनगवा नदी। तो यहाँ पे आपका एक रनगवा प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब ये आपका रनगवा बांध बना हुआ जो कि काफ़ी फेमस है। सो इसके बारे में एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है, ठीक है। अभी रिसेंट की बात है, अप्रैल मंथ की, ठीक है। तो ये कैन नदी के बारे में सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट नदी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, सिंध नदी, ठीक है। अब सिंध नदी का जो उद्गम हो रहा है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज नामक स्थान से होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ये जो नदी है वो उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट, ठीक है, आपकी यमुना में क्या कर जाती है, मिल जाती है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर, 470 किलोमीटर है। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ वो कौन सी, नन, कुंद और कौन सी आपकी यहाँ पर, माहुर जो नदी है, ठीक है। सो वो आपकी प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं। सारे के सारे नाम आप याद रखो, क्योंकि अभी रिसेंट में 2019 के एमपीपीएससी में सहायक नदियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना, जितनी बार आप रिवाइज करोगे ऑटोमेटिक ये सब नाम याद होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक लिस्ट बनाओ, सारे के सारे नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर जाती है, सहायक नदी कौन सी है और विशेष फैक्ट है उनके बारे में। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पर सिंध नदी जो है, ठीक है, सिंध नदी के बारे में याद रखना है यहाँ पर कि ये गुना और विदिशा पास पास में है। तो ये जो नदी है ना वो गुना को क्या करती है, लगभग 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके यहाँ पर कि गुना को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो वो नदी कौन सी आपकी यहाँ पर, सिंध नदी है। क्लियर वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर काली सिंध के बारे में, ठीक है। अब काली सिंध नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, मध्य प्रदेश के देवास जिले से। और देवास जिले में जो क्या आपका जो बागली गांव है, ठीक है, तो बागली गांव के पास से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। दोस्तों बागली को रिसेंट में शिवराज सिंह चौहान ने जिला बनाने की घोषणा की है, ठीक है, घोषणा हुई है, पता नहीं कब बनेगा। सो याद रखें यहाँ पर कि देवास के बागली गांव से इसका उद्गम होता है। और इस नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर, 150 किलोमीटर है। और ये राजस्थान में चंबल नदी में जाके क्या कर जाती है, आपकी समाहित हो जाती है। क्लियर वाली बात, ठीक है। और इसके तट पर जो प्रमुख फेमस है, ठीक है, काली सिंध पे, तो वो एक ही नाम आपको याद रखना है यहाँ पर, क्या, देवास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों नेक्स्ट जो नदी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, टॉन्स। टॉन्स नदी, या फिर अपन बात करें यहाँ पर तमसा नदी, ठीक है। तमसा नदी, कहीं कहीं आप देखोगे यहाँ पे कहीं के बाद तमसा नदी भी लिख के आता है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही नाम है ये, ठीक है। सो इस नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से हो रहा है, सतना जिले से हो रहा है। कहाँ से होता है ये, सतना जिले से। केवल एक ही जिले मतलब सतना जिले से होते कहाँ पे एंटर कर जाती है ये, आपके यूपी में एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो सतना जिले से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। अब सतना जिले में बात करें यहाँ पर कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित तमसा कुंड से, ठीक है, इसका क्या होता है, आपके उद्गम होता है। मतलब ये तमस कुंड या तमाश कुंड, ठीक है, वहाँ से क्या हो रहा है, इसका उद्गम हो रहा है। अब इसके पश्चात ये उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए इलाहाबाद के निकट सिरसा नामक स्थान पर कहाँ मिलती है आपकी, ये गंगा नदी में मिल रही है, ठीक है। तो दोस्तों पहली नदी आई है प्रदेश की जो अभी क्या मिल रही है आपकी यहाँ पर, गंगा जी में जाकर समाहित हो रही है। क्लियर वाली बात। अब इसकी जो अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ वो कौन सी आपकी, बीहड़ और बेलन, इसकी प्रमुख क्या है आपकी यहाँ पर, सहायक नदियाँ हैं। और इसकी जो टोटल लंबाई आप देखोगे यहाँ पर कितनी है, 320 किलोमीटर है। क्लियर वाली बात। तो सारे के सारे पॉइंट याद रखना। अब इसी के आसपास में कई सारे जलप्रपात वगैरह बने हुए जिनको अपन डिस्कस बाद में करेंगे। क्लियर वाली बात, ठीक है। सो ये आपकी यहाँ पर क्या है,
टॉन्स नदी का पार्ट है तो सतना के पार्ट से निकलते हुए कहाँ पे एंटर कर रही है, आपकी यूपी साइड में एंटर कर रही है। क्लियर वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे सोन नदी, ठीक है। अब सोन नदी की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश में किस दिशा की ओर बह रही है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये आप पे कहाँ की ओर बह रही है, पूर्व की ओर बह रही है। क्लियर वाली बात, ठीक है। सो इसका जो उद्गम होता है, सबसे पहले वो बात करते हैं कि अनूपपुर जिले से इसका उद्गम हो रहा है। प्रदेश में 3 नदियां हैं जिनका क्या उद्गम कहाँ से हो रहा है, आपके अनूपपुर जिले से हो रहा है। एक कौन सी आपकी यहाँ पे नर्मदा नदी, फिर आपकी कौन सी यहाँ पे सोन नदी, और एक और पास में इससे निकलती है यहाँ पे कौन सी, जोहिला नदी, ठीक है। जोहिला, सोन और कौन सी, नर्मदा, ये 3 नदियां हैं जिनका उद्गम कहाँ से हो रहा है, आपके अनूपपुर के अमरकंटक से हो रहा है, ठीक है। सो ये नदी मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए, ठीक है, पटना के समीप दानापुर नामक स्थान पर गंगा नदी में जाके क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो आपको याद रखना है दूसरी नदी जो है वो आपकी कहाँ पर, गंगा जी में जाके मीट कर रही है। क्लियर वाली बात। अब सोन नदी की बात करें तो इसकी अन्य सहायक नदियां हैं, जो कि कौन सी, आपकी जोहिला, ठीक है, जैसे मैंने नाम बताया जोहिला यहाँ पर, तो जोहिला, रिहंद, गोपद और कन्हर इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर सोन नदी को सोन, सुभागदी, सुवर्ण इत्यादि नामों से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। तो ये आपके सोन नदी के ही नाम है यहाँ पर। क्लियर वाली बात, ठीक है। देखो अब आगे बात करें यहाँ पर सोन नदी की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के क्या पाए जाते हैं, कछुए पाए जाते हैं। एक बार एग्जाम में आया है, सो ऑलरेडी मैंने आपका रिवाइज करा दिया यहाँ पर, तो इसको पॉइंट को याद रखना, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर सोन नदी एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा में आकर गंगा में क्या कर रही है, आपकी समाहित हो रही है। और सोन नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर, 780 किलोमीटर है। कितनी है यहाँ पर आपकी, 700 किलोमीटर। जबकि मैं बात करूँ यहाँ पे मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी कम है, और वो कितनी है आपकी यहाँ पर, 509 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये मैंने बता ही दिया, जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद आदि इसकी प्रमुख क्या है, सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा बात कर रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, ठीक है, सोन नदी पर निर्मित कौन सा आपका, बाण सागर परियोजना काफ़ी फेमस है। मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की यहाँ पर संयुक्त परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें हम बात करें यहाँ पर डैम बना हुआ है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में इनकी भागीदारी है, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और बिहार की, जिसको कि हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे यहाँ पर जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के बारे में, ठीक है। यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्लियर वाली बात। तो ये शहडोल के देवलोत में ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, काफ़ी फेमस है, तो नाम याद रखो। अब सोन नदी पे हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पर इस नदी पर एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर क्या लगता है, पशु बाजार लगता है। मतलब एक बात करें यहाँ पर पशु मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, आपके यहीं पर किया जाता है। क्लियर वाली बात, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको सोन नदी के बारे में क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर तवा नदी, ठीक है। सो छोटे छोटे पॉइंट और रह गए, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी नदियाँ रह गई हैं। तो तवा नदी का जो उद्गम हो रहा है वो पचमढ़ी के निकट महादेव पहाड़ी से कालीभीत की पहाड़ियों में हो रहा है। मतलब महादेव पर्वत श्रृंखला है और इसी का एक छोटा सा भाग कौन सा आपका, कालीभीत, तो वहाँ से उसका उद्गम होता है। और होशंगाबाद के समीप तवा नदी जो है वो आपकी नर्मदा जी में क्या कर जाती है, समाहित हो जाती है, ठीक है। सो आपको याद रखना है तवा नदी जो है उसका जो पार्ट है वो आप पचमढ़ी आप घूमने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो रिवर देखने को मिलेगी वो कौन सी आपकी यहाँ पर तवा नदी है, ठीक है। इसका जो उद्गम हो रहा है कालीभीत की पहाड़ी से हो रहा है, कालीभीत की पहाड़ी या फिर महादेव पर्वत श्रृंखला से होता है, ठीक है। और होशंगाबाद के समीप आपकी क्या करेगी, यहाँ पर ये नर्मदा में प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। प्रदेश में जो सबसे लंबा डैम जो बना हुआ है, ठीक है, वो आपके तवा नदी पर ही बना हुआ है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा जो आपका बोरी अभ्यारण्य है, कौन सा आपका यहाँ पे बोरी अभ्यारण्य और कौन सा आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है, ठीक है। सो वहाँ पर तवा नदी का पार्ट आपको देखने को मिलेगा, प्लस इसमें यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या कि प्रदेश का जो सबसे लंबा डैम है वो भी आपको तवा नदी पर ही देखने को मिलता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, नर्मदा तथा तवा नदी के संगम पर मांधार जलप्रपात है, काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। और देनवा, मालिनी, शुकतवा आदि तवा नदी की क्या है, प्रमुख सहायक नदियाँ। छोटी छोटी नदियाँ, बट इनके नाम आपको याद रखना है कि तवा की कौन सी सहायक नदी, देनवा, मालिनी और कौन सी आपकी यहाँ पर शुकतवा। क्लियर। चलो, अब इसकी टोटल जो लंबाई है, ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, 172 किलोमीटर, डबल स्टार ला के याद रखो, ठीक है। सो इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी होगी आपकी यहाँ पर, 172 किलोमीटर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, नेश नदी। नेश नदी जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी जो है, अगर अपन बात कर रही है कहाँ पर फ्लो कर रही है, आपके प्रदेश के दक्षिण दिशा में फ्लो कर रही है, मतलब महाराष्ट्र राज्य में ये एंटर करेगी। सो बैनगंगा नदी का जो उद्गम हुआ है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के कहाँ से हुआ है, सिवनी जिले में, ठीक है। तो सिवनी जिले के मुंडारा नामक स्थान से बैनगंगा का उद्गम होता है, ठीक है। बैनगंगा सिवनी जिले में अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हुए प्रवाहित होती है तथा इसके बाद महाराष्ट्र का जो भंडारा जिला है, ठीक है, वहाँ से प्रभावित होते हुए वर्धा नदी में जाके मिलती है। क्लियर वाली बात। सो बात करें, ये वर्धा नदी भी प्रदेश से ही आ रही है, मध्य प्रदेश से आती है, और ये बैनगंगा नदी आ रही है, तो यहाँ पर जाकर मीट करेगी। सो ये वर्धा नदी है, ठीक है, और ये कौन सी होगी आपकी यहाँ पर, बैनगंगा। अब आगे जाके ये जो नदी है ना, वो किस में जाके मिलनी है, गोदावरी में, ठीक है। सो बैनगंगा और वर्धा जहाँ पर मिलती हैं, तो वहाँ पर एक पार्ट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्राणहेता। सो नाम इसको याद रखना है, बैनगंगा और वर्धा, ठीक है। सो यहाँ पर जो जहाँ मीट कर रही हैं, मतलब यहाँ पे इनका संगम हो रहा है, उस जगह को क्या बोला जाता है, प्राणहेता के नाम से जाना जाता है, तो नाम याद रखना ये, है ना। अब बात करें इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर, 570 किलोमीटर है, ठीक है। और बैनगंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है आपकी, कन्हान, पेंच, चुलबंद, चंदन, बावनथड़ी, है ना। ये सारी की सारी क्या है आपकी यहाँ पर प्रमुख सहायक नदियाँ, और प्राणहिता मैंने आपको ये बता ही दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैनगंगा जो है, बैनगंगा नदी गोदावरी नदी में जाके आगे जाके क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में यहाँ बताया। अब सिवनी जिले में, ठीक है, सिवनी जिला में मध्य प्रदेश में ही है, तो बैनगंगा नदी पर यहाँ पर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध इस नदी पर क्या है आपके बनाया गया है, ठीक है। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट को हम बाद में कवर नहीं करेंगे, तो अभी कवर कर लिया है इसको। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर ये आपकी बैनगंगा नदी है ना, ये आपकी कौन सी नदी, पेंच नदी, और ये कौन सी आपकी यहाँ पर, वर्धा नदी। आगे जाके ये सारी की सारी नदी जो है आपके यहाँ पर क्या करेंगी, मीट करेंगी, ठीक है। चलो अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर माही नदी के बारे में, ठीक है। सो माही नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, धार जिले से हो रहा है, ठीक है। अब धार जिले में अपन बात करें यहाँ पे, तो इसका उद्गम धार जिले से होता हुआ ये फिर कहाँ पे एंटर करती है, आपके गुजरात में एंटर करेगी, और गुजरात में जाने के बाद ये क्या करेगी, आपकी खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर मिल जाती है। क्लियर वाली बात। अब बात करें इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 472 किलोमीटर है। अब माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा की हम बात करें यहाँ पर, सो मान के चलो ये कर्क रेखा का पार्ट है, तो यहाँ से निकली, ऊपर गई और फिर नीचे की ओर आ गई, तो इसने क्या कर दी, यहाँ पर 2 बार कर्क रेखा को काट दिया। जब हम विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिम्पोपो नदी हो गई आपकी, कई सारी नदियाँ हैं जो कर्क रेखा, मकर रेखा किसी न किसी को काट रही हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो आपको याद रखना है, माही नदी कर्क रेखा को क्या करती है, यहाँ पर 2 भागों में, मतलब 2 बार इसको क्या कर रही है, यहाँ पर काटती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर दोस्तों, जो नेश नदी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, ताप्ती नदी, ठीक है। अब ताप्ती नदी की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी होती है, 724 किलोमीटर है, ठीक है। अब ताप्ती नदी जो है वो आपके मध्य प्रदेश में फ्लो हो रही है, महाराष्ट्र में फ्लो हो रही है, और कहाँ से आपके, गुजरात में, मतलब ये तीनों राज्यों में फ्लो होती है, ठीक है। अब सूरत के पास में जाकर ये खंबात की खाड़ी में जाके क्या करती है आपकी, ये अरब सागर या खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। क्लियर। और वहाँ पर ये नदी भी क्या करती है आपके, डेल्टा ना बना के किसका निर्माण करती है, एस्चुरी। एस्चुरी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वारन मुख बोलते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखें, एक बार यही नाम लिख के आया था, एस्चुरी नाम लिख के नहीं आया था, ठीक है।
अब बात करें इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है आपकी, पूर्णा, शिवा, बोरी इत्यादि इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्लियर वाली बात। अब आगे हम देखें यहाँ पर कि ताप्ती का जो पार्ट है वो ये है, ताप्ती जो है बैतूल के मुल्ताई से निकलते हुए महाराष्ट्र और उसके बाद कहाँ पर आपके गुजरात में जाके मीट कर रही है। ठीक है, अब इसके बारे में दोस्तों एक चीज़ और जान लो कि ताप्ती को हम, ताप्ती नदी का अगर बात करें यहाँ पर, तो इसे अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें एक नाम जो है वो काफ़ी फेमस है और वो नाम है ऐसे सूर्यपुत्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, यहाँ पर ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसको हम जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, तापी नदी भी नाम देते हैं, है ना। ताप्ती अलग है, तापी अलग नाम दे दिया है इसको अपन ने यहाँ पर। ठीक है, और इसे एक और नाम दिया अपन ने यहाँ पर सूर सुता, तो ये भी नाम दिया जाता है। ठीक है, सो याद रखना है ताप्ती नदी, तापी और सूरसिता, और सबसे फेमस जो नाम है क्या, सूर्यपुत्री। तो ये चार नाम आपको इनके याद रखना है। क्लियर दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। एक नदी और है भारत के, जब हम भूगोल पढ़ते हैं उसमें देखते हैं राप्ती नदी। ठीक है, जो कि आपके गोरखपुर में बाण लेके आते हैं, तो राप्ती अलग है और ये आपके ताप्ती डिफरेंट है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। चलो आगे देखते हैं अपन दोस्तों, ये जो नदी है वो कौन सी नदी है आपकी, यहाँ पर पेंच नदी। ठीक है, सो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से निकलते हुए सिवनी से होते हुए गोदावरी में ये नदी जाके क्या करती है, मिल जाती है, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में ये नदी क्या बनाती है, आपकी सीमा बनाती है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बेसिक पॉइंट आपको इसको याद रखना है। ठीक है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है आपकी, 274 किलोमीटर है। ठीक है, और इस सारे नदियों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, सो दोस्तों कुछ रिवर्स और रह गए हैं जिसको अपन बीच बीच में लेते जाएंगे। ठीक है, सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दो, अपने ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, चलो बाय बाय।